गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 2 व्याकरण जो हमारी सुरभिका है व्याकरण का पार्ट नंबर 2 कल पढ़ा था, वर्ण और वर्णमाला, और उसका अभ्यास कार्य किया था। आज हम उसी बुक का पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है वर्ण संयोग पढ़ेंगे कि वर्णों को हम संयोग करके या जोड़कर कैसे लिखते हैं, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। लिखा हुआ है, ये चित्र बना हुआ है पेन का। ये देखो, आप देख सकते हो पेन का चित्र बना है और यहाँ पे पेन लिखा है। तो इसमें स्वर, इस शब्द में स्वरों तथा व्यंजनों की संयुक्त ध्वनि है। संयुक्त मतलब जुड़ी हुई ऐसी ध्वनि है। पहले स्वर की है, देखो आप, प जमा ए तो क्या बन गया? पे। फिर व्यंजन में है न जमा ए, न जमा अ तो न, तो क्या बन गया? पेन। यहाँ स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हुआ है, उसमें कोई भी बंदिश नहीं है, एकदम खुले उच्चारण से इसको हम बोलते हैं। परंतु व्यंजन का उच्चारण करने हेतु न जमा अ स्वर की सहायता ली गई है। अकेले व्यंजन के उच्चारण में अ का मेल पाया जाता है। क्या बताया कि अकेले व्यंजन के उच्चारण में, जब हम अकेले व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारण यानी बोलना, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसे बोलते हैं, तो हमें ए स्वर को मिलाना पड़ता है। जब उसके साथ में कोई भी स्वर नहीं होता, मात्रा नहीं होती, तो उसे हमें ए जरूर से मिलाना होता है, ए स्वर अवश्य मिलेगा। फिर है नीचे बॉक्स में, देखो आप, प जमा अ बराबर प, छोटा प, नीचे हलंत है, ये हलंत बना हुआ है ना, प, इसका मतलब आधा प जमा अ। अब ये दोनों मिलकर पूरा प बनेंगे, ठीक है, पूरा प बन जाएगा ये जब दोनों मिलेंगे जो, ओके। फिर है ल जमा अ ल, न जमा अ न, द जमा अ द। ए के अतिरिक्त अन्य स्वर आ, ई, ओ आदि, अन्य स्वर कौन कौन से हैं ए के अतिरिक्त? आ, ई और ओ आदि, मतलब कि और भी जो स्वर हैं, जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं, कोई भी व्यंजन के साथ मिलते हैं, तो मिलते समय अपना रूप बदल देते हैं। ये जो स्वर हैं किसी भी व्यंजन के साथ में अगर मिलते हैं तो मिलकर अपना रूप बदल देते हैं। रूप बदलते हैं यानी वो मात्रा में बदल जाते हैं, मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जब इसका रूप चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मात्रा। इसके बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं तथा व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग, निर्मित शब्द देखिए। क्या बताया? ये जो स्वर दे रखे हैं इस बॉक्स में, और इनकी मात्राएं दे रखी है, और मात्रा के साथ व्यंजन का रूप, और इससे शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई सब जानते हो ना, ये स्वर हैं और ये इनकी मात्राएं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? हमारे सारे स्वर हैं। तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ये होती है, छोटी की मात्रा
हमेशा व्यंजन के आगे ही लगती है, पीछे नहीं लगती है। बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है, उसका चिन्ह ये है। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री, री की मात्रा ये होती है, री से ऋषि की। ए, आई, ओ और औ, ये सभी मात्राएं हैं, इनकी स्वरों की मात्राएं हैं। अब इसमें क्या बताया है, इनसे शब्द बनते हैं। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है ए वाले में, तो इससे बिना मात्रा का शब्द बनेगा कमल। कोई भी मात्रा नहीं है ना इसमें अ वाले में, तो इससे शब्द बनाएंगे कमल, काम। और क्या बनाए, किला, कील, कुल। और बड़े ऊ की मात्रा का क्या बनेगा, धूल। री से ऋषि की मृग, मृग मतलब हिरण। आई की मात्रा, ए की मात्रा सॉरी, केला। कैसा, फिर क्या आएगा, ओ की मात्रा से क्या शब्द बनाओगे, कोट, चोट, कोट। और औ की मात्रा से कौआ। इस तरह से ये इन मात्राओं के साथ में मिलकर ये शब्द बन गए। अब पेज नंबर 16 निकालो। व्यंजन से व्यंजन का संयोग, जो व्यंजन है, व्यंजन मैंने आपको कल भी बताए थे, व्यंजन किसको कहते हैं, जो क से लेके ह तक हमारे होते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं। तो इसमें क्या बताया है, व्यंजन से व्यंजन का संयोग, यानी व्यंजन से जब व्यंजन मिलता है तब संयोग मतलब मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। व्यंजन के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। परस्पर मेल यानी दोनों को जब हम जोड़ते हैं, व्यंजन और व्यंजन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उसे संयोग कहते हैं। इनके संयोग में जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता, इसमें क्या बताया है कि ये ऐसे व्यंजन है इनके बीच के में कोई भी स्वर नहीं होता, दोनों व्यंजन होते हैं, उसे आधा लिख दिया जाता है। जैसे भक्त, रास्ता, पुस्तक, प्रश्न आदि। आधे व्यंजन कई प्रकार से लिखे जाते हैं। आधे व्यंजन लिखते हो ना आप भी, वैसे ही है ये। जिन व्यंजनों में पाई, पाई मतलब पाई किसको कहते हैं, इसको पाई कहते हैं। ये जो आ की मात्रा होती है इसको हम पाई कहते हैं। पाई होती है, उसमें स्वरों का लोप करने अथवा उन्हें आधा लिखने के लिए उनकी पाई हटा दी जाती है। ये जो मात्रा है ये हटा दी जाती है। पाई मतलब मात्रा नहीं है। अब जैसे प लिखते हैं और ये भी प है, ठीक है। अब पाई, पाई मतलब ये जो लाइन है ना ये हटा दी जाएगी। ये आधा पै लिख देंगे, लाइन नहीं लगाएंगे, फिर पूरा पै हो जाएगा, ऐसे ये पाई हटा दी जाती है, ठीक है। इसे पाई कहते हैं। ये जो लाइन होती है इसे पाई कहते हैं। चाहे कै की हो, क, तो इसकी ये लाइन हटा देंगे तब हम इसको आधा लिखेंगे, सॉरी आधा क ऐसे लिखेंगे और पूरा क ऐसे होगा, ठीक है। फिर है जिन वर्णों में पाई नहीं होती उनके नीचे
हल का चिन्ह लगाकर लिखते हैं या उन्हें पूरा लिखकर अलग व्यंजन को उनकी शिरोरेखा हटाकर पहले लिखे वर्ण के नीचे लिख देते हैं। तो जैसे ट, मिट्टी, मिट्टी कैसे लिखते हैं? मी, आधा ट, इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे, छोटी सी लाइन लगा देंगे, तो ये आधा हो जाएगा, आधा व्यंजन हो जाएगा, पूरा व्यंजन नहीं है, ये पूरा व्यंजन है। जब इसके नीचे छोटी सी लाइन लग जाती है, इसको क्या कहते हैं? हलंत। तो इससे शब्द बनेगा मिट्टी, खट्टी, लट्टू, गड्डी, भद्दी, चद्दर। और इसको आप मिट्टी को एक तो इस तरह से लिख सकते हो और एक मी ट और इसके नीचे एक ट और बना दो और मात्रा लगा दो, मिट्टी। दो तरह से आप इसको लिख सकते हो, उच्चारण दोनों का एक जैसा ही होगा। खट्टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, खट्टी, दोनों ही सही हैं आपके। फिर है नंबर 3, क और फ का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने पर क फ ही हो जाता है। जब क और फ दूसरे व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो ये पूरा क ये हो जाता है और ये फ ऐसे हो जाता है, आधा। ठीक है। नीचे है वर्ण का प्रयोग। र के अन्य व्यंजनों से मिलने पर निम्नलिखित रूप बन जाते हैं। र जब मिलाते हैं अन्य व्यंजनों के साथ में मिलकर कैसा रूप ले लेते हैं, वो पढ़ेंगे अब। पहला है स्वर रहित, स्वर रहित र सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर लिखा तथा उससे पहले बोला जाता है। क्या बताया है कि जो स्वर है वो हमेशा कोई भी व्यंजन होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे च जमा र जमा म, च जमा र आधा आएगा, जमा म। ये क्या है? व्यंजन है, सारे सारे व्यंजन है ना, इसमें एक भी स्वर नहीं है। तो हम लिखेंगे च, र कौन सा है? आधा, तो पहले हम म लिखेंगे और र जाएगा ऊपर, चर्म। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है श जमा र जमा म, तो बन गया शर्म। ओके, आ रहा है समझ में? फिर है नेक्स्ट, जब र से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन या ह आ जाए तो र उसके नीचे इस प्रकार में जोड़ दिया जाता है। क्या बताया है कि जब र से पहले स्वर रहित कोई भी व्यंजन आए, ये जो र लिखा है इससे पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन आए, प जैसे पे लिख दिया, र से पहले पे आ गया, इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है और साथ में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? इससे पहले र प है तो बन जाएगा प्र, रे उसके पैरों में आ जाएगा, पाई के पैरों में आ जाएगा। ओके, तो इससे शब्द बनेगा प्रातः प्रसन्न। ठीक है।
अब है नंबर 3, ट ट ट और ड के साथ मिलने पर र निम्नलिखित रूप में आ जाता है। ट जमा र, ट और ड जब साथ में के साथ मिलने पर र, जैसे ट जमा र, अब इनको साथ में लिखेंगे तो ट्र, ट्र कैसे लिखेंगे? ट्र। तो इससे क्या बनेगा? ट्रक, ट्रेन, ये हमारे शब्द बनेंगे। ऐसे ही ड है, ड के साथ में र बनेगा तो ड्र, क्या बन जाएगा? ड्र। तो ड्रम, ड्रामा, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। ओके। अब है वर्तनी। वर्तनी मानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग, जो शुद्ध लिखनी चाहिए। कोई भी शब्द जिन वर्णों से मिलकर बनता है वह वर्ण समूह उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। क्या बताया है? कि कोई भी शब्द जिन वर्णों से मिलकर बनता है, जो जो उसमें वर्ण होते हैं उन वर्णों से मिलकर बनता है, वह वर्ण समूह, वह वर्ण समूह उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। जैसे मैंने वो करवाया था ना, अ जमा प, प जमा अ, इस तरह से होगा। जैसे प जमा ई जमा त जमा आ, तो इसका शुद्ध रूप कैसे होगा? प जमा ई, दोनों मिलके क्या बन गया? पी, पे पे छोटी ई की मात्रा, जमा त जमा आ, त और आ की मात्रा मिलकर बन गया पिता। ये इनकी शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध लिखने का ढंग है। ठीक है, अब हम इसका बुकवर्क करेंगे। पेज नंबर 17, प्रश्न नंबर क, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने हैं, जो खाली जगह है उनको हमें भरना है, सही उत्तर लिखकर, सही शब्द भरकर उसमें। पहला है, हिंदी वर्णमाला में कुल डैश वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? कुल यानी टोटल कितने वर्ण हैं? 45। फिर है, हिंदी के वर्णों को 3 डैश में बांटा गया है। 3 क्या है? भाग, 3 भागों में बांटा गया है। फिर है नंबर 3, हिंदी में कुल डैश स्वर वर्ण हैं, 11 है। कितने बताए थे? कल पढ़ाया था ना, उसमें थे 11 स्वर होते हैं, 11 है। फिर है नंबर 4, संस्कृत वर्णों के समूह को डैश कहते हैं, वर्णमाला। संस्कृत हो या हिंदी हो, सभी के समूह को क्या कहते हैं? कोई भी भाषा हो, वर्णों के समूह को वर्णमाला ही कहते हैं। फिर है नंबर 5, वर्ण के नीचे रेखा को हलंत कहते हैं। तो वो रेखा कैसे खींचते हैं? एक छोटी सी लाइन, ये वाली रेखा होती है हलंत रेखा को, यानी छोटी रेखा को। छोटी लिख लो यहाँ पे, छोटी। फिर है नंबर 6, अ के ऊपर का बिंदु, जो अ लिखते हैं उसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। नंबर 7, रा में 2 डैश हो सकती है।
क्या हो सकती है? ध्वनियां। कैसे हो सकती है? र जमा अ, तो दो ध्वनियां हो गई, र और आ, ध्वनियां। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर ख। नीचे दिए कथनों का सही या गलत पर निशान लगाओ। तो ये जो कथन दिए गए हैं ये बच्चों आपके लेवल के नहीं है, बड़ी क्लास के लेवल के हैं, तो इस पे आप क्रॉस का निशान लगा लो। ख वाला प्रश्न नहीं करेंगे हम। ठीक है। अब है नंबर ग। प्रश्न ग, बताइए निम्नलिखित शब्दों के में किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो पहले लिखा है ऐनक। ऐनक में ए लिखेंगे, ऐ, और ब्रैकेट में इसकी मात्रा। फिर है कलाकार। आ की मात्रा है इसमें, और आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। समूह। समूह में ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, और इसकी मात्रा बनेगी ऐसे। फिर है ओखली, तो इसमें ओ की मात्रा है, और ये मात्रा हमारी लगती है ऐसे। कवित्री, तो इसमें दो मात्रा है बच्चों, छोटी ई की और बड़ी ई की, तो ई और ई, ई और ई। फिर है मालकिन, इसमें भी दो मात्राएं हैं, आ और ई, तो आ की मात्रा ऐसे लगती है और ई की ऐसे। ओके। अब है नौकरानी, तो इसमें हमारी तीन मात्राएं हैं, औ की, आ की और ई की, और इसके चिन्ह हैं ठीक है। औरत, औरत में एक मात्रा है औ की, तो औ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। फिर है नेक्स्ट सौभाग्य, तो इसमें भी दो है हमारी मात्राएं, औ और आ की, और इन दोनों के चिन्ह हैं ये और ये। ओके। अब पेज नंबर 18, इसमें घ का प्रश्न है। नीचे लिखे शब्दों में से में र को शुद्ध रूप से लगाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं वो अशुद्ध हैं, और इनको हमें शुद्ध करके सही र लगाना है कि कहां पे वो लगेगा। पहला लिखा है आचार्य, तो सही शुद्ध रूप है आचार्य। आश्चर्य, सर्प, अर्जुन, फिर है मर्म, ऐश्वर्य, अनार्य, प्रजा। तो इस तरह से हमने रे को कहाँ पैरों में लगाया है और कहाँ ऊपर लगाया है, तो ये हमारे शुद्ध रूप से हमने लिख दिए हैं। अब है प्रश्न अंक
प्रश्न अंग का है, जिसमें है जब र स्वर रहित होता है, जब र के साथ में कोई भी स्वर ना हो तब व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जब र के साथ में कोई भी स्वर ना हो तो र को हम ऊपर लिखते हैं। जैसे अभी लिखा था मर्म, कर्म, ये सभी लिखे थे ना, सर्प, अर्जुन। स्वर रहित र का प्रयोग करके 6 शब्द लिखिए। तो पहला कर्म, फिर शर्म, फिर मर्म, गरम, चर्म, गर्म। गरम, सुनिए बेटा, आप बस बोलना नहीं है। हर्ष। ठीक है, ये 6 शब्द हो गए हैं। फिर है प्रश्न चयन, निम्नलिखित वर्णों को स्वर रहित आधा करके उसके मेल में 3-3 शब्द बनाइए। आधे शब्द लिखकर उनके 3-3 शब्द आपको लिखने हैं। तो ये आपको होमवर्क में अपने आप ही करना है, क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है। चय वाला प्रश्न आप खुद करोगे, आपका गृह कार्य है, चय वाला होमवर्क है। फिर है प्रश्न 6, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों से वाक्य बनाइए। जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है दे, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, हम विद्या ग्रहण करने विद्यालय जाते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट 2, डे और ढ, तो इससे हम बनाएंगे, चड्ढा बहुत अच्छा व्यक्ति है। जो चड्ढा है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। फिर है नंबर 3, त्रय, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, राम मेरा मित्र है। फिर है नंबर 4, शय, परशुराम जी ने बहुत क्षत्रियों को मारा। फिर है नंबर 5, श्न, प्रश्न बहुत कठिन थे। नंबर 6, श्र, तो श्र से बनेगा वाक्य, श्रेया मेहनती है। अब है प्रश्न ज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कथित भाषा किसे कहते हैं? तो कथित भाषा बच्चों आपके इस बुक में कहीं पे भी नहीं आई है, तो इस प्रश्न को क्रॉस कर लो, ये आपके लेवल का नहीं है। अब है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 से आपको करना है नोटबुक में, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है पेज नंबर 15 नीचे दिया गया है, अ के अतिरिक्त अन्य स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मिलते समय अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। ये हमारे मात्रा की परिभाषा है। फिर है नंबर 3, र वर्ण तथा उ, र वर्ण पर उ तथा उ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है? तो छोटे ऊपर और बड़े उ रे पर दोनों उ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? कल मैंने बताया था, र पे छोटे उ की मात्रा ऐसे लगेगी और बड़े उ की छोटी सी लाइन करके और उसको ऐसे। ठीक है। अब है नंबर 4, पाई वाले व्यंजन लिखिए। तो वो आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 16। पाई वाले व्यंजन है ख, ग, घ, च, इय, ज, अण, त, थ, द नहीं है, ध, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, शत्रज्ञ, ग नहीं है, शत्र, शय और त्रय दोनों। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है उत्तर नंबर 4 में। फिर है नंबर 5, भाषा संयोग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है
पेज नंबर 16 पर ही सबसे ऊपर व्यंजन के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। ये इसका उत्तर है, व्यंजन के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। और इसके क्या उदाहरण भी देने हैं, तो उदाहरण में आप दे सकते हैं नीचे, जैसे भक्त, रास्ता, पुस्तक, प्रश्न आदि। तो कोई भी आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आएंगे। इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो आप। क्लास ओवर करें।